क्या हो गया? अभी तो अगस्त ही गया है। अभी तो जेई के एग्जाम को 8-10 महीने बाकी हैं। बहुत टाइम है, आराम से प्रिपेयर कर लेंगे, आराम से सिलेबस खत्म कर लेंगे, सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो जेई के एग्जाम की टाइमलाइन है, अगर इसको तुम बहुत लाइटली ले रहे हो तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन नहीं। जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट को सिर्फ और सिर्फ 4.5 महीने बाकी हैं। एंड आई नो इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होगा कि तुम्हें क्लास 12 का सिलेबस खत्म करना चाहिए, 11th की बैकलॉग्स खत्म करनी चाहिए, या फिर क्लास 11th को रिवाइज करना चाहिए, या फिर तुम्हें बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, और क्या तुम्हें सीधा जेई एडवांस पे फोकस कर लेना चाहिए। सबका सपना होता है अल्टीमेटली आईआईटी जाना, सब वहीं जाने का सोचते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा, हर साल 14-15 लाख जितने भी स्टूडेंट जेई का एग्जाम देते हैं, सबका ड्रीम होता है कि उनको आईआईटीज में जाना है, आईआईटी की लाइफ जीनी है, आईआईटीएन बनना है। लेकिन हार्श रियलिटी यही है कि उन 14-15 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 हजार बच्चे ही आईआईटीज में जा पाते हैं। तो आईआईटीज फोकस होना चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो आईआईटी जो मंजिल है ना, उस मंजिल तक पहुंचने की फ्लाइट तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम जेई मेन नाम का बोर्डिंग पास क्रैक कर पाओगे, जब तुम उस बोर्डिंग पास को ले पाओगे। एंड अगर तुम इस जेई मेन वाले बोर्डिंग पास को लेने में अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हें कभी फ्लाइट नहीं मिलेगी, तुम वो फ्लाइट मिस कर देने वाले हो, तुम अपना आईआईटीएन बनने का सपना मिस कर देने वाले हो। आखिरी के मंथ्स एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं किसी भी जेई एस्पिरेंट के लिए, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि इस क्रूशियल मूवमेंट्स में, इस इंपॉर्टेंट टाइम में आपको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल एंड सीधा साधा रियलिटी चेक देने वाली हूँ, एंड ये रियलिटी चेक बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा आईआईटीएन बनने के लिए, तुम्हारी स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने के लिए। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम एक सच्चा आईआईटीएन बनना चाहते हो, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम आईआईटी जाओ, अपना आईआईटीएन बनने का सपना पूरा करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ, तो कमेंट्स में जरूर लिखना आई एम एन आईआईटीएन, बिकॉज आप आज मैनिफेस्ट करोगे तो तभी आप उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा पाओगे, तभी उस ड्रीम को जी के सोच के आज उस डायरेक्शन में आप एफर्ट्स ले पाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए या फिर जेई एडवांस पे फोकस करना चाहिए। देखो, इसका कोई सीधा सादा सा सॉल्यूशन नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन पे, तुम्हारे मॉक टेस्ट के मार्क्स पे, एंड इन्हीं मॉक टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे मैंने 2 कैटेगरीज डिवाइड करी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। सी, जो तुम्हारे मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है ना, वो तुम्हारी पिछली 1.5 साल की मेहनत का आईना है। वहां से तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि तुमने 1.5 साल जो मेहनत करी है उसका आउटकम इन मार्क्स क्या है, क्या तुम्हें उससे एनआईटी मिलेगा, क्या तुम उससे अपनी सीट एनआईटी में सिक्योर कर पाओगे, क्या तुम कट ऑफ भी क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो ये मार्क्स ये जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें आने वाले 4.5 महीने कैसे प्लान करने हैं, किस पे फोकस करना है, कितना फोकस करना है, सारी चीजें। अब आ जाते हैं कैटेगरीज पे, जिनको मैंने मार्क्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। पहली है कैटेगरी 1। अगर तुम्हारे अभी जेई मेन फुल लेंथ टेस्ट में 120-30 से कम नंबर आ रहे हैं तो तुम वो स्टूडेंट्स हो जो कैटेगरी नंबर 1 में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे मार्क्स 60 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो तुम कैटेगरी 1 में फॉल करते हो। एंड कैटेगरी नंबर 2 वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 140, 150 उसके आसपास या फिर उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, एंड कैसे बदलनी है वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी के टाइम पे तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि हम तो एडवांस लेवल करते हैं, एडवांस लेवल करते हैं, अल्टीमेट एम तो वही है, एडवांस की प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेंगे, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो हमें आईआईटी मिल जाएगा। अभी के टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर तुम जेईई मेन में कम मार्क्स स्कोर कर रहे हो ना, तुम एडवांस कभी तोड़ पाओगे ही नहीं, तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे एडवांस। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों कैटेगरीज के लिए एक्शन प्लान्स बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कैटेगरी नंबर 1 पे। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो ना, तो मेरी ये बात गांठ बांध के रख लो, और ये शायद बात तुमको बहुत बुरी लगेगी, मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। तुम अभी के लिए भूल जाओ कि जेईई एडवांस एग्जिस्ट भी करता है। अभी के टाइम पे तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट पे होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट पे भी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना है। अभी तुम्हें वहां पे अपने मार्क्स को बचाना है। ये जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 32, 35, 80, ये मार्क्स क्लियरली शोकेस करते हैं कि तुम्हारा जो जेईई का फाउंडेशन है ना, वो हिला हुआ है, तुमने ठीक से
फाउंडेशनल लेवल पे प्रिपेयर ही नहीं किया। अगर किया होता तो ये मार्क्स इतने बुरे नहीं होते। एंड इसके साथ क्या होता है ना, जब तुम्हारे फाउंडेशंस क्लियर नहीं होते तो तुम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। इससे तुम क्या कर रहे हो, तुम आईआईटीएन बनने का सपना तो तोड़ ही रहे हो, साथ साथ तुम अपनी एनआईटी की सीट भी खो रहे हो जो शायद तुम इजीली पा सकते हो। एंड इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए 4 मेजर गोल्स होने चाहिए। सबसे पहला है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मतलब तुम्हें जेईई मेंस में हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड उन चैप्टर्स को मास्टर करने पे फोकस करना है। तुम मत भागो पूरे सिलेबस के पीछे, मत सोचो कि मेरा ये चैप्टर रह गया है, वो चैप्टर रह गया है। सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करो जो तुम्हारी हाई वेटेज की लिस्ट में फॉल करते हैं। बस उन्हीं को मास्टर करने पे फोकस करो, उन्हीं के लेक्चर्स देखो, उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड जब वो मास्टर हो जाए उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है ना तो सोचना सिलेबस कंप्लीट करने की। लेकिन अभी के टाइम पे प्रायोरिटी शुड बी हाई वेटेज चैप्टर्स ओनली। लिख के ले लो मेरी ये बात, ओनली हाई वेटेज चैप्टर्स। दूसरा जो तुम्हारा गोल होना चाहिए वो होना चाहिए बैकलॉग क्लियरेंस। नाउ बैकलॉग में सिर्फ वो चैप्टर्स नहीं होंगे जो तुमने कभी नहीं पढ़े, बल्कि वो चैप्टर्स भी होंगे जो तुमने कभी पढ़े हैं, शायद क्लासेस उसकी अटेंड करी हैं, शायद उसके वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, थोड़े बहुत कोचिंग के मॉड्यूल भी सॉल्व किए हो सकते हैं। लेकिन जब उस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम सॉल्व ही नहीं कर पाते, तुम्हें समझ में नहीं आता ये कौन से चैप्टर से है, कौन से कॉन्सेप्ट से है, वहां पर तुम्हारा दिमाग एकदम खाली हो जाता है। वो चैप्टर्स भी बैकलॉग के लिस्ट में ही आते हैं। तुम्हें वीकली बेसिस पे प्लान बनाना है कि कैसे तुम उन चैप्टर्स को बैकलॉग से बाहर निकालोगे एंड उनको मास्टर वाली कैटेगरी में डालोगे। बैकलॉग क्लियर करने के लिए सिंपल सी चीजें करनी है। सबसे पहला उस चैप्टर के वन शॉट्स देख लो। वन शॉट्स तुम्हें बहुत सारे टीचर्स के फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहां से वन शॉट देख लो। स्पीड 1.5 या 2x करके देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वन शॉट करते ही तुम्हें पीवाईक्यूज पे आ जाना है। अब तुम बोलोगे कि दीदी आप हमेशा बोलते हो कि आप हमेशा लेक्चर्स देखने के बाद कोचिंग मॉड्यूल सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे जंप किया करो। वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके पास अच्छा खासा टाइम हो एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो तुम्हें सीधा पीवाईक्यूज पे जंप करना है टू अंडरस्टैंड कि किस चैप्टर में से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कौन कौन से ऐसा सेक्शन है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। टू अंडरस्टैंड दिस तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं। एंड पीवाईक्यूज के लिए ये ओसवाल बुक्स की 183 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स हैं। यहाँ पे तुम्हें सारे पिछले साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है इस बुक को उठाना, इस बुक में से उस चैप्टर को खोलना एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में से 25 से 30 सवाल तुमको ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेंगे, उतने में तुम इजीली चैप्टर मास्टर कर लोगे अपना। एंड इस बुक का लिंक तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों के लिए अवेलेबल है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि कहीं से भी करो पीवाईक्यू सॉल्व करने ही है, इट इज अ मस्ट। एंड तीसरा एम जो तुम्हारा होना चाहिए वो होना चाहिए स्टेप वाइज स्कोर इंप्रूवमेंट। और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम्हारे एक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 40, अगले हफ्ते जब तुम्हारी कोचिंग में टेस्ट होता है तो तुम सीधा 150 पे जंप कर जाते हो। तुम्हारा कोचिंग की लिस्ट में जो रैंक लिस्ट निकलती है उसमें नाम एकदम टॉप लिस्ट में पहुंच जाता है। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, तुम्हें स्टेप वाइज मूव करना होता है। तुम्हारे पास 4.5 महीने हैं, अभी भी करीब 16 से 18 वीक्स तुम्हारे पास हैं। 16 से 18 मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो एंड हर एक मॉक टेस्ट में जो वीकली तुम देने वाले हो उसमें एम बहुत ही सिंपल रखना। तुम्हें नहीं अचीव करने, तुम्हें नहीं एक साथ बढ़ाने 50-60 मार्क्स, सिर्फ एम करो कि इस बार तुम्हें 10 मार्क्स या 12 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करने। 10 से 12 मार्क्स अगर तुम एक्स्ट्रा हर मॉक टेस्ट में ऐड कर पाओगे तो धीरे 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 तुम्हारा स्कोर 140-150 तक पहुंच जाएगा। एंड एट दिस स्कोर तुम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर लोगे एंड एनआईटी में सीट भी सिक्योर कर लोगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज फाउंडेशन बिल्ड करो। किसी भी चैप्टर के अगर तुम्हारे बेसिक्स, अगर तुम्हारा फाउंडेशन लेवल स्ट्रांग नहीं है तो तुम जेईई मेन भी नहीं निकाल पाओगे और जेईई एडवांस तो बहुत दूर की बात है। जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है ना जो टाइम एंड एक्यूरेसी के साथ साथ तुम्हारी फाउंडेशनल स्किल्स चेक करता है, तुम्हारी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि किसी एक टॉपिक को, किसी एक चैप्टर को तुम फाउंडेशन लेवल पे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ये जेईई मेन टेस्ट करता है। तो इसीलिए अपने बेसिक्स को बहुत 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 ज्यादा क्लियर रखो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी चैप्टर के तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज अपने लेक्चर्स वापस देख लो, यूट्यूब से अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, बट कर लो, क्योंकि उसके बिना ना तो एनआईटी पॉसिबल है ना ही आईआईटी पॉसिबल। एंड कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स के लिए ना अभी के टाइम में गेम जीतने से ज्यादा ना गेम में बने रहना जरूरी है। गेम आप तब जीतोगे जब आप गेम में बने रहोगे। गेम में बने रहने के लिए अगर आपने ये 4 चीजें फॉलो कर ली तो जेईई मेन
निकल जाएगा जे एडवांस पे, फिर उसके बाद तुम इजीली फोकस कर सकते। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी नंबर 2 में फॉल करते हैं, जिनके अभी तक कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट में 140 150 तक का स्कोर मेंटेन रहा है। उनके लिए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अगर तुम जेई मेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट में 140 या 150 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि तुम्हारा फाउंडेशन लेवल अच्छा खासा है। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर इसी स्पीड से तुम चलते रहे, इसी स्ट्रेटेजी को अगर तुम फॉलो करते रहे, तो तुम एंड तक भी स्कोर को मेंटेन कर पाओगे। बिकॉज इस स्कोर पे एक एनआईटी तो मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा एनआईटी सिक्योर करने के लिए तुम्हें अप्रोक्स 220 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो फॉर श्योर तुम्हें ये मार्क्स इंप्रूव भी करने पड़ेंगे धीरे धीरे ना। कैसे इंप्रूव करने हैं, कैसे इस गेम में बने रहना है, वो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम्हें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। अब बैलेंस्ड अप्रोच के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम 70-30 रूल को फॉलो कर सकते हो। 70-30 रूल में 70% जो तुम्हारा टाइम है वो तुम्हें देना है जेईई मेन को, बिकॉज तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन बहुत कम होता है, तो तुम्हारी जो परसेंटाइल होती है वो अच्छी होती है। दूसरा, अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो तुम्हें एडवांस के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। यू सी, जनवरी में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रोक्स 3.5 महीने आपको मिल जाते हैं एडवांस लेवल प्रिपरेशन करने के लिए। एंड आपको अप्रैल अटेम्प्ट की टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत शांत हो जाते हो कि अब आप इजीली बोर्ड्स पे फोकस कर सकते हो एंड सिर्फ एडवांस पे फोकस कर सकते हो। उसके अलावा कहीं आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अभी के टाइम पे आपको 70% ऑफ योर टाइम देना है जेईई मेन को। उसमें जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो। वीकली 2 मॉक टेस्ट दे दोगे तो भी कोई बात नहीं है, इजीली चल जाएगा। मॉक टेस्ट देने के बाद एक चीज जो तुम्हें एनालाइज करनी है, दैट इज कि जो तुम्हारे मार्क्स कट रहे हैं, जहां तुम मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मिस्टेक्स हैं, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद उसको इंप्रूव करो, उस पर एक्शंस लो एंड उन एक्शंस के बाद तुम्हें वो सारी चीजें नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अप्लाई भी करनी है। ऐसे करके धीरे धीरे तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होते चले जाएगा एंड तुम 200+ स्कोर कर लोगे। वहां पे अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। एंड बचा हुआ 30% टाइम तुम्हें स्पेंड करना है जेईई एडवांस। ये जो 30% टाइम है, ये तुम्हें इन्वेस्ट करना है उन चैप्टर्स पे जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है। अब कैसे इन्वेस्ट करना है, तुम उन चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद तुम उनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, एडवांस लेवल के पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड उसके अलावा तुम्हारी कोचिंग मॉड्यूल में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ज्यादा टफ होंगे, जो एडवांस लेवल के होंगे, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड अभी के टाइम पे तुम सिर्फ ये चीजें करते रहो। तुम्हारे मन में लालच नहीं होना चाहिए कि मुझे ये चैप्टर को बहुत एडवांस लेवल पे जाना है। बस एक सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालते रहो। ऐसे करके धीरे धीरे तुम खुद को जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन बात याद रखना, अभी भी फर्स्ट गोल तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। देखो, जेईई मेन एक ऐसा एग्जाम है ना जो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके माइंडसेट को भी टेस्ट करता है। इसीलिए जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में योर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो पूरे साल बहुत टॉप स्कोरर रहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं, लेकिन सिंस उन्होंने माइंडसेट लेवल पे, उन्होंने खुद के कॉन्शियस लेवल पे थॉट नहीं दिया होता है, खुद को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया होता है एग्जाम के लिए, तो फाइनल एग्जाम में जाते हैं, जब वो 3 घंटे जहाँ पे उनको अपना पिछले 2 साल का पूरा प्रिपरेशन शोकेस करना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, वहां पे वो घबरा जाते हैं एंड देन फिर उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इसीलिए इस ड्यूरेशन में जो बचा हुआ टाइम है, तुम्हें 2 चीजें करनी है। एक तो अपनी तैयारी पे फोकस करना है, उसकी स्ट्रेटेजी मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है एंड इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। इसके साथ 2 बातें और मैं बोलना चाहूंगी जो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी के टाइम पे फेस करते हैं, मैंने भी करी थी। सबसे पहला है कंपेयर करना। मैंने हमेशा से अपना स्कोर अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से कंपेयर किया कि इनका ज्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है। ये मत करो, ये तुमको डिमोटिवेट कर देगा। देखो, कंपैरिजन अच्छी चीज है। कंपैरिजन उस केस में अच्छी चीज है जब आप मोटिवेटेड रहते हो, जब आप इंप्रूव कर पाते हो। लेकिन जहां पे कंपैरिजन आपको डिमोटिवेट करने लगे, आप होपलेस फील करने लगो, वहां पे चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तो कंपेयर बिल्कुल भी मत करो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनका स्कोर जानने की, तुम सिर्फ अपने लिए टारगेट बना लो। एंड दूसरी चीज, प्लीज बर्न आउट होने से बचो। आई नो ये आखिरी मंथ है, बट स्टिल एक डिसेंट अच्छा खासा टाइम है जहां पे तुम्हें कंटिन्यूअसली बहुत घंटों तक की पढ़ाई हर दिन करनी है। तभी तुम उस लेवल तक पहुंच पाओगे जहां पे तुम उन 14-15 लाख बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाओगे एंड अपनी सीट सिक्योर कर पाओगे। तो एक टाइम टेबल बनाओ, एक प्रॉपर टाइम टेबल जिसको तुम फॉलो कर पाओ
एंड उस टाइम टेबल को ज्यादा 16-17 घंटे वाला मत बताना, तुमको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी ये बोलते हुए कि तुमको 16 घंटे पढ़ लेना चाहिए, 17 घंटे पढ़ लेना चाहिए। डोंट डू दैट। एक टाइम टेबल जिसमें आप 12 से 13 घंटे भी पढ़ रहे हो, मैं तो बोलती हूँ 10 घंटे भी अगर प्रोडक्टिवली पढ़ पा रहे हो, बहुत फोकस होके पढ़ाई कर पा रहे हो, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। प्लीज खुद को बर्नआउट मत करना, बिकॉज रेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हारे इसके अलावा कोई भी डाउट्स या क्वेरीज रह गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। आई ट्राई टू रिजॉल्व देम एज सुन एज पॉसिबल, वहीं पे मैं रिजॉल्व कर दूंगी। उसके अलावा वी आर प्लानिंग अ लाइव दिस मंथ ओनली, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी हमारा लाइव हो आपकी फीड में आ जाए, और एल्स आप बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हो ताकि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको रिमाइंड हो जाए कि हमारा लाइव है, एंड वहां पे आके आप लाइव अपने डाउट्स क्लियर कर सको, अपनी क्वेरीज पूछ सको। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।